His Excellency, Mr. Putin, President of the Russian Federation, His Excellency, Mr. Christian Kern, Federal Chancellor of Austria, His Excellency, Mr. Igor Dodon, His Excellency Antonio Guterres, UN Secretary General, ladies and gentlemen, मैं राष्ट्रपति पुतिन का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे सेंट पीटर्सबर्ग के इस महत्वपूर्ण फोरम में उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रेसिडेंट पुतिन का ये होमलैंड है, खूबसूरत शहर है और बहुत ही गर्मजोशी से मिलने जुलने वाले यहाँ के लोग हैं। भारत और रूस के संबंध चहुं दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन की हमारी 70वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं और ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। विश्व में देशों के बीच संबंध ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे देश होते हैं जहां संबंधों का आधार परस्पर विश्वास होता है, उपयोगिता से ज्यादा अर्थपूर्ण संबंध होते हैं। और मैं आज आप सबके सामने विश्वास से कह सकता हूं कि पिछले 70 साल के भारत के और रशिया के संबंध उपयोगितावाद पर कम, विश्वास के अधिष्ठान पर ज्यादा रहे हैं। विश्व में कई बदलाव आए, लेकिन हमारे संबंध निरंतर बढ़ते गए हैं। ऊंचाई भी बढ़ी है, गहराई भी बढ़ी है और संबंधों का व्याप भी बढ़ा है। और इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके सबल नेतृत्व के कारण ये संभव हुआ है। मैं आपके बीच में हूं 1.25 बिलियन भारतीयों के प्रतिनिधि के रूप में। आज पूरा विश्व का ध्यान स्वाभाविक रूप से एशिया की तरफ है और जब एशिया की तरफ है तो स्वाभाविक रूप से भारत की तरफ उनका ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक है। पिछले 3 वर्ष से मुझे प्रधानमंत्री पद पर सेवा करने का मौका मिला है। 3 दशक के बड़े लंबे अंतराल के बाद भारत में पूर्ण बहुमत वाली एक मजबूत और स्थिर सरकार चुन करके आई है और उसके कारण जीवन के हर क्षेत्र में प्रगतिशील विचार के साथ
निर्णय करने की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत का जीडीपी वार्षिक दृष्टि से 7% है और दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी ये आज हिंदुस्तान की है। भारत ने पिछले कम समय में अनेक सुधार किए हैं। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इस मूलभूत बात को लेकर के रेड टेपिज्म नहीं, रेड कारपेट, इन मकसद को पार करने की दिशा में हमने कई रिफॉर्म्स किए हैं। और एक बात निश्चित है कि जब पॉलिटिकल विल होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, क्लियर विजन होता है, तभी रिफॉर्म की संभावना बनती है। और जब ब्यूरोक्रेसी वाइब्रेंट हो, प्रोएक्टिव हो, इन ट्यून विद द डिसीजन मेकिंग बॉडी के साथ हो, तो परफॉर्म करती हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में रिफॉर्म हो, परफॉर्म हो, अब जब जनभागीदारी बढ़ती है तब ट्रांसफॉर्म होता है। और आज भारत ट्रांसफॉर्मेशन की दृष्टि से तेज गति से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है, 100 से ज्यादा भाषाएं हैं, 1700 से ज्यादा डायलेक्ट्स हैं। विविधता ये हमारी विशेषता है, विविधता हमारी शक्ति है। पिछले कई वर्षों में इन विविधताओं के साथ फेडरल स्ट्रक्चर के कारण अनेक विविध कानून, खास करके टैक्सेशन में, एक राज्य में एक कानून, दूसरे राज्य में दूसरा कानून, तीसरे राज्य में तीसरा कानून, और अगर किसी कंपनी को 3-4 राज्यों के साथ एक साथ काम करना हो तो अनेक कानूनों से निपटना पड़ता था। मैं आज खुशी के साथ कह सकता हूं कि बड़े लंबे अंतराल से हमारे यहां जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कानून की में सुधार लाने की दिशा में मशक्कत चल रही थी। हमने उसको कानूनी तौर पर प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और 1 जुलाई आने वाले महीने में भारत में जीएसटी लागू हो जाएगा। और उसके कारण देश के सभी राज्यों में, पूरे देश के हर कोने में एक ही प्रकार की टैक्सेशन सिस्टम होगी, जो मैं समझता हूं किसी भी निवेशक के लिए और विशेष करके विदेश के निवेशक के लिए बहुत ही उपकारक होती है। जैसे राष्ट्रपति पुतिन कह रहे थे, मेरा भी कन्विक्शन है कि आने वाला युग टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। टेक्नोलॉजी जन सामान्य का एक हिस्सा बन चुका है। तब हम एक डिजिटल इंडिया मूवमेंट लेकर के चल रहे हैं। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी और खास करके डिजिटल वर्ल्ड मानव जीवन पर प्रभाव पैदा करता है, उसी प्रकार से हम इस बात को सचेत रहना होगा कि डिजिटल डिवाइड किसी भी सोसाइटी में बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। और इसलिए विकास की इस यात्रा में इस बात पर हमको ध्यान केंद्रित करना होगा कि हम किसी भी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था में डिजिटल डिवाइड को पैदा न होने दें। और इसलिए भारत में डिजिटल इंडिया का मूवमेंट चल रहा है। भारत के सामान्य से सामान्य व्यक्ति को उसका लाभ मिले। भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक बहुत बड़ा बल दिया है। हिंदुस्तान का गरीब से गरीब व्यक्ति भी अर्थव्यवस्था की मूल धारा में हो, और उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के इस काम के तहत हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हर हिंदुस्तानी को बैंक व्यवस्था से जोड़ना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमने
बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन, उस पर हमने बड़ा सफलतापूर्वक काम किया है और उसके कारण हम क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाने के लिए सरकार के निर्णयों के, राष्ट्र के विकास के, आर्थिक प्रगति के सारे लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति को पहुंचे, इसके लिए जैम योजना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जनधन, that is about the financial inclusion. Aadhaar, that is the biometric identification. And M for mobile governance, and that represents the digital world. इस जैम योजना के तहत आर्थिक विकास का लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति को कैसे मिले, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हमने निर्णय, जब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं, तो हमने एक निर्णय ये भी किया कि कानूनों की जाल कैसे कम की जाए। और आपको खुशी होगी कि मेरी सरकार को अभी 1100 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अब तक हमने करीब 1200 से भी ज्यादा कानून हमने खत्म कर दिए हैं, जिन कानूनों की आज के समय में आवश्यकता नहीं थी। ये रिफॉर्म की दिशा में एक महत्वपूर्ण हमारा कदम रहा है। भारत ग्लोबल बेंचमार्क को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। विश्व को किसी भी कोने से किसी को भारत में अगर निवेश करना है, भारत में अपना नसीब आजमाना है, भारत की जो शक्ति है उस शक्ति को अपने विकास की यात्रा में जोड़ना है, तो ग्लोबल बेंचमार्क होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड बैंक उसका रेटिंग करता है और मुझे खुशी है कि इतने कम समय में हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर काफी सफलता प्राप्त की है। आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि 3 साल के भीतर भीतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को टारगेट बनाते हुए हमने करीब 7,000 नए रिफॉर्म्स किए हैं फेडरल गवर्नमेंट में। हमारे यहां स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रिफॉर्म जो किए हैं वो अलग है। कोई एक सरकार 3 साल के अल्पकाल में 7,000 से ज्यादा इनिशिएटिव ले, डिसीजन ले और रिफॉर्म करे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और मैं अगर इसको राज्यों के रिफॉर्म्स को जोड़ दूं तो वो शायद कहीं और बहुत बड़ा आंकड़ा पहुंचेगा। और उसका परिणाम वर्ल्ड बैंक ने भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हमारी परिस्थितियों को सुधार किया है। इन दिनों विश्व की जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो और भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, इन सभी ने एक स्वर से कहा है कि भारत तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आर्थिक विकास के नक्शे पर भारत आने वाले दिनों में एक बहुत ही अपनी अहम नेतृत्व प्रोवाइड करेगा। ये भाव दुनिया की सभी एजेंसीज ने हमारे लिए प्रकट किया है। हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के संबंध में भी कई सुधार किए हैं। कॉम्पिटिटिवनेस को और अधिक अवसर मिले। कॉम्पिटिटिवनेस में हमने जो कदम उठाए उसके कारण हमारे रैंकिंग में भी बहुत बड़ा सुधार आया है। और मुझे खुशी है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमारे देश में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम आकर्षित कर पाए हैं। और दुनिया ने, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि विश्व के अंदर FDI के लिए जो उत्तम डेस्टिनेशन है, उन उत्तम डेस्टिनेशन में भारत दुनिया में पहले 3 सबसे फेवरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इसको स्वीकार किया है। भारत जैसा देश, ये बात सही है कि दुनिया के इन्वेस्टर आते हैं तब सिक्योरिटी उनकी सबसे पहली आवश्यकता होती है। जो भी इन्वेस्टमेंट करें, जो वो रिस्क लें, और उसके लिए सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है। भारत
कि वाइब्रेंट जुडिशियल सिस्टम ये अपने आप में उसकी एक बहुत बड़ी गारंटी है। और भारत में अंग्रेजी भाषा का भी सहज उपयोग होने के कारण कानूनों का इंटरप्रिटेशन करने के लिए दुनिया को कोई दिक्कत नहीं आती है। बड़ी सरलता से हमारी कानून व्यवस्था को विश्व का कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ पाता है, वो उसका मीनिंग निकाल सकता है, वो अपने आप भी सोच करके डिसीजन ले सकता है। और इस वाइब्रेंट जुडिशियल सिस्टम के कारण हमारे यहां फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक सिक्योरिटी की गारंटी अपने आप अंतर्निहित होती है और मैं मानता हूं कि इसको भी बल मिलेगा। हमारा आने वाले दिनों में न्यू इंडिया का सपना लेकर के हम चल रहे हैं और जब हम न्यू इंडिया का सपना लेकर के चल रहे हैं तब हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेडेड करना चाहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस देश की पॉपुलेशन 1.25 बिलियन हो, दुनिया की नजरों में ये एक मार्केट भी है, लेकिन एट द सेम टाइम हम एक ऐसे देश हैं जिसके पास 800 मिलियन 35 से नीचे की उम्र के नौजवान है। हिंदुस्तान आज एक युवा देश है। इस युवा शक्ति के पास सामर्थ्य भी है। भारत के युवा की टैलेंट, इस बात से आप भली भांति समझ सकते हैं कि दुनिया के अनेक देशों ने मार्स पर जाने के लिए प्रयोग किए। कोई 5 प्रयोग के बाद सफल हुआ, कोई 10 प्रयोग के बाद सफल हुआ, कोई 20 प्रयोग के बाद सफल हुआ। हिंदुस्तान अकेला देश ऐसा है जो पहले ही ट्रायल में मार्स पर पहुंचने में सफल हुआ। लेकिन अब ज्यादा ताली एक और बात पर आपको बजानी पड़ेगी और वो ये है कि हॉलीवुड की जो फिल्म बनाने का खर्चा होता है उससे भी कम खर्चे में हम मार्स पर पहुंच पाए हैं। ये मेरे देश के युवा की टैलेंट है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये हमारी प्राथमिकता है। स्किल इंडिया, और हम उस न्यू इंडिया की ओर देखते हैं जहां मैं जॉब सीकर तैयार करना नहीं चाहता हूं। मैं ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहता हूं जो जॉब क्रिएटर हो। मैं ऐसे नौजवानों की फोर्स तैयार करना चाहता हूं जो दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने वाले सामर्थ्य के साथ मेरे देश के नौजवान उस प्रकार से उनका डेवलप। और मैं इसलिए विश्व के स्किल डेवलपमेंट क्षेत्र में काम करने वाले, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्षेत्र में काम करने वाले उन सबको निमंत्रित देता हूं कि आइए 800 मिलियन 35 से नीचे की उम्र का यूथ जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट को पूरा करने की पूरी सामर्थ्य रखता है। और भारत की पहचान आईटी के कारण है, लेकिन आईटी से भी ज्यादा अनेक क्षेत्रों में भारत का नौजवान आज विश्व को बहुत कुछ दे सकता है। और मैं इसके लिए भी मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं। भारत विकास की यात्रा में 3 प्रमुख पहलुओं पर बल दे रहा है, क्योंकि हमारा देश गांवों का देश है। बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन के लिए हमें मोस्ट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। 50 से ज्यादा शहरों में मेट्रो ट्रेन नेटवर्क की आवश्यकता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, 500 से ज्यादा बड़े शहर जिसकी जनसंख्या 5 लाख 10 लाख से ज्यादा है, ऐसे 500 शहर, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्माण करना है। हमारे यहां रेल नेटवर्क दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है और प्रतिदिन मेरे देश में करीब 2.5 करोड़ लोग रेल के डिब्बे में होते हैं। दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा लोग मेरे यहां रेल के डिब्बे में सफर करते हैं। इतनी बड़ा रेल नेटवर्क है।
मुझे उस रेल नेटवर्क को एक्सपांड करना है, उसको अपग्रेड करना है, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना है, सेफ्टी की दृष्टि से उसको मोस्ट मॉडर्नाइज करना है। तो एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी संभावना है। हमने क्लीन इंडिया मूवमेंट चलाया है। न्यू इंडिया के अंदर मेरी जो क्लीन इंडिया मूवमेंट है, उसमें एक 2500 किलोमीटर लॉन्ग गंगा रिवर, उस गंगा की सफाई, यूरोप के कई देश हैं जिन्होंने इसमें काफी महारत हासिल की है। उस गंगा की सफाई के बड़े अभियान में हम आधुनिक इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम टेक्नोलॉजी चाहते हैं, दुनिया को एक नया अवसर देने के लिए हमारे पास व्यवस्थाएं तैयार हैं। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं। हमारी विकास के अंदर 3 पहलुओं पर हम बल देते रहे हैं। 1/3 एग्रीकल्चर, 1/3 मैन्युफैक्चरिंग एंड 1/3 सर्विस सेक्टर। और जब मैं 1/3 एग्रीकल्चर सेक्टर कहता हूं, तब मैं बीज से लेकर के बाजार तक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की कल्पना करके काम करता हूं। मैं यील्ड कैसे बढ़े, हमारी प्रोडक्शन क्वालिटेटिव कैसे बढ़े, और साथ साथ दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर की ओर ध्यान दे रही है, तब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल देने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उसमें तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग, आने वाले नवंबर महीने में हम एक ग्लोबल लेवल की समिट कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग के लिए। भारत में वैल्यू एडिशन के लिए बहुत सारी संभावना है। आज यहां पर उस क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों से मेरा निमंत्रण है कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आप आइए। भारत में स्काई इज द लिमिट। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहें वहां संभावनाएं बची हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग में भारत में हम बल देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ सेक्टर को हम गरीबों को सस्ते में दवाएं कैसे, आरोग्य की सेवाएं उपलब्ध कैसे हो। मैं चाहूंगा कि विश्व में मेडिकल डिवाइस को बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए मैं भारत में निमंत्रण देता हूं। भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है और उस मार्केट का फायदा उठाने के लिए मैं विश्व को निमंत्रण देता हूं। डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस के क्षेत्र में भी कई क्षेत्रों में आवश्यकता होती है। हमने कई सुधार भी किए। हमारे डिफेंस की रिक्वायरमेंट की कई चीजें हैं जिसको हमने डिफेंस के दायरे से बाहर निकाल दी हैं, जो सामान्य जन के उपयोग लिए आती हैं, उसके लिए लाइसेंस की पद्धतियों से हमने बाहर निकाल दिया है। उस क्षेत्र में विश्व में बहुत सारी कंपनियों की महारत है, उनको भी मैं निमंत्रण देता हूं। उसी प्रकार से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी, क्योंकि भारत स्वयं में अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, उस मार्केट को दृष्टि से भी है। मैं विश्व को निमंत्रित करता हूं कि आइए, भारत में डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने कहा, सर्विस सेक्टर, भारत दुनिया के पुरातन देशों में से एक है। 5000 साल पुराना बंदर अगर कहीं देखना है, सी पोर्ट देखना है, तो हिंदुस्तान में है। 5000 साल पुरानी नगर रचना किसी को देखना है, प्लान अर्बन डेवलपमेंट देखना है, तो हिंदुस्तान में है। विश्व की पुरातन संस्कृति को जानना समझना है तो हिंदुस्तान में है। और हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं, सर्विस सेक्टर के लिए हम इसको बढ़ावा देना चाहते हो। और जब मैं रशिया की धरती पर हूं, तब बॉलीवुड रशिया के घर घर में फेमस है। राज कपूर को तो शायद रशिया में कोई ऐसा नहीं होगा, नई पीढ़ी का भी ऐसा नहीं होगा जो भारत की बॉलीवुड की फिल्मों को नहीं जानता होगा। हमारी रीजनल फिल्में भी इतनी ताकतवर है और उसके लिए भी एक प्रकार से सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा स्कोप मेरे देश के अंदर है। हम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तब भारत की अपनी एक विशेषता रही है, भारत की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत रही है। और भारत की सांस्कृतिक विरासत ये है, ये हमारा कन्विक्शन है। 5000 साल पुराने जो शास्त्र हमारे यहाँ मौजूद है, वेद के नाम से जो जानते हैं, उसमें एक वेद अथर्ववेद पूरी तरह नेचर को डेडिकेटेड है, पर्यावरण को डेडिकेटेड है। 5000 साल पहले लिखा गया और उन इथोस को लेकर के हम चल रहे हैं। और इसलिए पर्यावरण की रक्षा हम ये मान करके चलते हैं, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचर इज ए क्राइम। ये हमारे चिंतन का हिस्सा है और इसलिए हम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर उसको स्वीकार नहीं करते। हम मनुष्य को
मिल्किंग ऑफ द नेचर से ज्यादा हमें हक नहीं है। और इसलिए हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, जब मैं कहता हूं जीरो डिफेक्ट, बेंचमार्क हमारे ग्लोबल होने चाहिए ताकि उसमें कोई डिफेक्ट न हो, उस प्रकार का हमारा निर्माण हो। और जीरो इफेक्ट मैं कहता हूं हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी प्रक्रिया ऐसी ना हो जो एनवायरमेंट पर इफेक्ट करती हो, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन होता हो। उन बातों को लेकर के हम कर रहे हैं और आपको जानकर के खुशी होगी, हिंदुस्तान में आज जो ट्रेडिशनल एनर्जी के सोर्सेज है उस प्रकार काम से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमने 2022 में 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, और उसमें भी मैं न्यूक्लियर को नहीं गिनता हूं, हम सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो, 175 गीगावाट, ये कितना बड़ा टारगेट है, दुनिया को एक बहुत बड़ा न्योता है, क्योंकि हम पर्यावरण की रक्षा को लेकर के एक जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले देश के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारा सदियों पुराना कमिटमेंट है। जब दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की इतनी चर्चा भी नहीं थी और न ही कभी पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और कई वर्षों पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात वॉज द 4th गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड कि जिसने अलग क्लाइमेट डिपार्टमेंट बनाया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो मेरा, हम लोगों का ये कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। और इसलिए अभी हमने एलईडी बल्ब के द्वारा एनर्जी सेविंग 40 करोड़ यानी करीब करीब 400 मिलियन एलईडी बल्ब घर घर पहुंचाने की दिशा में सफल किया है और उसके कारण थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट एनर्जी को हमने बचाया है, जो मानव जात को पर्यावरण की रक्षा में काम आने वाला है। मैं समझता हूं कि जिन विषयों को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, दुनिया में और समस्याएं बहुत है, उन सारी समस्याओं की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं। 125 करोड़ का देश आपको निमंत्रण देता है, विश्व का चिर पुरातन देश आपको निमंत्रण कर रहा है। आर्थिक विकास के लिए, आपका नसीब अजमाने के लिए, विकास के लिए स्काई इज द लिमिट, उस भाव के साथ मैं फिर एक बार आपको निमंत्रण देता हूं। और मैं राष्ट्रपति पुतिन का हृदय से बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आप सबके बीच आकर के भारत की बात बताने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।